नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे साथियों, आज हम करेंगे, चूंकि आप थंबनेल पर देख लिए होंगे कि आज हम क्या करेंगे, विष के दांत। ठीक, तो विष के दांत को चलिए स्टार्ट करते हैं और फुल एक्सप्लेनेशन होगा और इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो भी बताया जाएगा। ठीक, तो चलिए भाई लोग, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। तो फटाफट से तैयार हो जाइए। देखिए, विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी। विष के दांत के रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। चूंकि आप लोग कोई भी एक्सप्लेनेशन पढ़े तो उसके जो है लेखक या फिर रचनाकार कौन है, राइटर कौन है और उस चैप्टर का नाम आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो आप लोग को ये बात ध्यान में रहना चाहिए। और उस जो लेखक दिया हुआ है, जो रचनाकार है, उनका परिचय भी होना चाहिए, यार समझ में आना चाहिए। ठीक, रट्टा नहीं मारना है, हमने आपको पहले ही बताया कि रट्टा नहीं मारना है। ठीक, तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं आपका बुक गोधली भाग 2 कक्षा 10th। तो चलिए भाई लोग क्लास 10th का स्टार्ट करते हैं, गोधली भाग 2। देखिए, इसमें सेकंड चैप्टर क्या है, विष के दांत। पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय में नलिन, भाई नाम भी ऐसा है ना, नलिन विलोचन शर्मा जी के लेखक परिचय करेंगे। ठीक, चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। कब? 1854। 1854 है क्या? 1916 ईस्वी में भाई। 1916 ईस्वी में 8 फरवरी 1916 ईस्वी में 18 फरवरी 1854 18 फरवरी। ठीक है भाई, देखिए जन्म कब हुआ, लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा जी है इसके लेखक। ठीक, विलोचन शर्मा जी किस चैप्टर के लेखक है? विष के दांत। तो विष के दांत भाई लोग आप लोग को याद रहना चाहिए, या फिर यहाँ कोना में लिख देते हैं विष के दांत। विष के दांत इस चैप्टर के लेखक हुए नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन बोल लिया भाई, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं इस चैप्टर के लेखक। ठीक, तो इस चैप्टर के लेखक हो गए ये। अब इनका जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कब? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। तो चलिए भाई लोग, इनके जन्म की कथा भी जान लिया जाए। तो चलिए, 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ था। तो यहाँ जन्म लिख देते हैं। ये तो बात समझ गए भाई लोग कि ये विष के दांत चैप्टर के रचनाकार हैं। ठीक, तो जन्म हो जाएगा इनका कब? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। इस टाइप से भाई याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है। 1916 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में। बदरघाट भाई, इसको कोष्ठक में इसीलिए लिख दिए क्योंकि इसको ज्यादा याद रखना जरूरी है। आपको ये याद रहेगा तो आप लोग आंसर टिक मार के चले आइएगा। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। और जन्म हुआ तो इनकी मृत्यु भी हुई होगी भाई, ये तो हुआ होगा भाई। जिस काका का जन्म हो चुका है उस काका तो परलोक भी सिधार गए होंगे। तो इनकी मृत्यु भाई हो गई थी कब? इनकी मृत्यु शायद नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं। कह रहे हैं मृत्यु उपरांत, मतलब मृत्यु के उपरांत जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर बने रहे। किस पद पर? पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। चूंकि इनकी मृत्यु का डेट नहीं दिया गया है, तो मान लो कि इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी से पहले ही होगी, क्योंकि ये जो है मृत्यु उपरांत मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी। इसके उपरांत, ओहो समझ गए, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। भाई ये लोचा बना कर दिया हुआ था। 12 सितंबर इनकी मृत्यु कब होगी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। बहुत ही कम दिन ही जीवित रहे, सितंबर 1961 दिन। इनसे भी कम दिन में तक जीवित रहे कौन? हमारे बिहार में, ये भी बिहार के, और हमारे बिहार के फेमस कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनसे भी कम ही दिन तक जीवित रहे। ठीक, तो 1961 ईस्वी में ये परलोक सिधार गए। अब परलोक में स्वर्ग लोग गए या फिर किसी और लोग गए ये हमको नहीं मालूम है। परलोक सिधार गए 1961 ईस्वी में। इतने टाइम तक आप 61 में 16 घटा लीजिए, जितना उम्र आएगा बस उतने उम्र के रहे थे नलिन विलोचन शर्मा जी। ये इनकी
जो बात है वो मेन बात यहाँ पर से निकल गया। अब इनकी बात जो आएगी वो आएगी कौन कौन बुक लिखे, ठीक, आपके जो बुक कौन कौन लिखे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो इनका परिचय पूरा एक बार कर लिया जाए ताकि जो बात छूटे अगर लिखने में तो वो बात आपको ध्यान में रहे, ठीक। तो देखिए चलिए परिचय जानते हैं। वे जन्मा भोजपुरी भाषा, जन्मना भोजपुरी भाषा थे, मतलब वो जन्म से ही क्या थे, भोजपुरी भाषा बोलने वाले थे। का हाल चाल बा हो, कैसन काम चलत बा, इस टाइप के भाई लोग वो बोला करते थे, ठीक। जैसे आजकल भोजपुरी फिल्म भी बन रही है, तो उसमें तो जो लोग भोजपुरी फिल्म देखते होंगे उनको मालूम है, या फिर जो आरा बक्सर जिला से बिलोंग करते होंगे उनको ये बात, गया से बिलोंग करते होंगे तो उनको अच्छी तरह से भोजपुरी भाई आता होगा। हमको अच्छी तरह से भोजपुरी ना, मैथिली आता है अच्छी तरह से, ठीक। तो आप लोग जो आरा बक्सर गया के तरफ से आप लोग जो बिलोंग करते होंगे उन लोगों को क्या जो है भोजपुरी बहुत अच्छे से आती होगी, ठीक। हम भाई मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं तो हमको मैथिली अच्छी आती है, ठीक। देखिए तब वे भोजपुरी भाषा से बिलोंग, वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे, ठीक। महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र मतलब क्या, बड़े पुत्र, ठीक। किसके बड़े पुत्र थे, महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिताजी का अगर नाम पूछा जाए तो इनके पिताजी का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। तो यहाँ पर पिताजी का नाम भी नोट कर लिया जाए, पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा, रामावतार शर्मा, रामावतार शर्मा, इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, ठीक। जो कि क्या थे, हिंदी और संस्कृत के क्या थे, हिंदी ही नहीं, दर्शन और संस्कृत के, दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे, ठीक। अब देखिए इनकी माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, इनकी माता जी का क्या नाम था, माता जी का नाम लिख देते हैं भाई, माता जी का नाम। इतनी यहाँ जो बोर्ड पे बात, कोई बात आपको दिमाग में रहे या फिर ना रहे, यहाँ पर बोर्ड पर जो बात लिखा जा रहा है ये बात आप लोग को क्लियरली दिमाग में चला जाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन बनेगा भाई और बनता भी है। तो माता जी का नाम क्या था भाई, रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, ये इनकी माता जी का नाम था, रत्नावती शर्मा। चलिए भाई रत्नावती शर्मा जी भी हो गए। अब देखो उनके व्यक्तित्व, किनके व्यक्तित्व, नलिन विलोचन शर्मा जी के व्यक्तित्व निर्माण, पिता के पंडित्य के साथ साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी, ठीक। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई। कहाँ हुई स्कूल की पढ़ाई, नलिन विलोचन शर्मा जी के स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई, ठीक। जब उनकी कॉलेजिएट स्कूल में उनकी पढ़ाई हो गई उसके बाद और वो कहाँ गए, पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। उस टाइम में एमए किए भाई, हम तो अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे थे। इनकी डिग्री क्या थी, पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया, एमए किया, ठीक, एमए, ठीक। ये उनकी पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया, ठीक। ये बात हो गया। जब उन्होंने एमए कर लिया तब क्या उन्होंने हासिल किया अपने जीवन में, तो वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, भाई भोजपुरी भाषा के थे तो आरा अक्सर जाएंगे ही, ठीक। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, जो आरा से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज जो कि आरा में है, और रांची विश्वविद्यालय जो कि झारखंड में पड़ता है, और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, प्राध्यापक, ठीक। कॉलेज में भाई प्राध्यापक होता है, एचओडी उसको बोला जाता है, ठीक। हमारे कॉलेज में 3 टीचर है, जिसमें एक है प्राध्यापक जिसको एचओडी कहा जाता है, और एक 2 टीचर है जो हम लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक। तो एक टीचर है जिनको हम लोग अपने मेजर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो वो मेजर के को पढ़ाते हैं, मेजर। और एक टीचर है जो
हमारे ही कैटेगरी के कई ऐसे स्टूडेंट को माइनर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। माइनर, तो वो माइनर के टीचर को मतलब दो, एक टीचर माइनर एक टीचर मेजर के, ठीक। इसको सब्सिडरी बोला जाता है, माइनर एमडिस, माइनर मल्टी डिस्क्राइब, तो इसको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी। और मेजर को आप लोग ऑनर्स कहते होंगे, ठीक। तो मेरा मैथ ऑनर्स है, तो हम लोग मेजर में मैथ में आते हैं, ठीक, मैथ में आते हैं। तो ये हमारा मेजर हो गया। हमको मेजर सब्जेक्ट कोई और टीचर पढ़ाते हैं, माइनर कोई और टीचर पढ़ाते हैं, और जो दोनों को कंट्रोल करते हैं वो हो जाते हैं एचओडी। एचओडी इन्हीं को कहा जाता है प्राध्यापक, ठीक। तो नलिनी विलोचन शर्मा जी रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और उसके साथ साथ एक और विश्वविद्यालय दिया गया है जो कि आराम है उनका। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है भाई, उस कॉलेज का नाम है, वो विश्वविद्यालय नहीं था, कॉलेज था, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज। इन तीनों जगहों पर वो क्या रह चुके हैं, एचओडी रह चुके हैं, ठीक, यानी कि प्राध्यापक। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो आप लोग ये इस बात को समझ रहे होंगे। तो हमारे अनुसार ये बात आप लोगों को जो है समझ में आना चाहिए। हालांकि ज्यादा आप कॉलेज का नाम याद रख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय का नाम याद रख लीजिएगा, इतना आप लोगों को काफी है। पटना विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और एक और है जैन दास कॉलेज, राम प्रसाद है ना, हर प्रसाद जैन दास, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, इतना जैन कॉलेज आप लोग याद रखिएगा, बाहर से ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद जो है सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। कब, 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। और मृत्यु उपरांत, जब उनकी मृत्यु हो गई 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, उसके उपरांत इनको क्या हुआ, इस पद पर इसके उपरांत भी, इसके बाद भी हुए इस पद पर बने रहे। भाई लोग आपका एक पैराग्राफ क्लियर हुआ, मुझे जो उम्मीद है। अब भाई लोग आप लोग यहाँ तक बताइए, आप लोग कोई डाउट, जो बात बताया उसमें कोई डाउट, जितना एक पैराग्राफ पर है उसमें भाई लोग मेन इंपोर्टेंट बातें जो है इतना था, ठीक। इस बातें को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए भाई अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रहेगा और यही क्वेश्चन बनेगा भाई। देख लो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, एक ऊपर में 5 क्वेश्चन बन गया भाई, 5 क्वेश्चन बन गया। इन 5 क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो अब चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। हिंदी कविता के पदवाद के प्रवर्तक, और प्रवर्तक मतलब उनके लेखक होता है, ठीक। ये प्रवर्तक जो है संस्कृत भाषा के शब्द हो जाते हैं और इन्हें हिंदी में भी यूज किया जाता है, ठीक। और नई शैली के आलोचक नलिन जी, रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण नलिन जी की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन जी की रचना है। मानदंड इन्हीं की रचना है। ये हो गया इनका क्या, आलोचक, नई शैली के आलोचक की रचना है, ठीक। और इनका हिंदी उपन्यास में क्या आ जाता है, प्रेमचंद। प्रेमचंद इनकी हिंदी उपन्यास है। साहित्य तत्व और आलोचना इनकी हिंदी उपन्यास है। आलोचनात्मक ग्रंथ में आ जाएगा विष के दांत, ये जो है इसी से लिया गया, किससे, साहित्य तत्व और आलोचना, जो कि आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसी से लिया गया है विष के दांत। और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, 17 जो है, 17 यहाँ 17 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 17 हुआ, ठीक। 17 जो है असंग्रहित, मतलब उसका संग्रह नहीं किया गया, उसको एकजुट नहीं किया गया है, इतनी जो है उनकी हिंदी कहानियों की बुक लिखी हुई है, ठीक। 17 छोटी, पूर्व छोटे, पहले की छोटी कहानियों की बुक है, जिसमें कहानी संग्रह आ जाता है केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह जो है नकेन के प्रपद और नकेन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, उसके साथ संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है इनके द्वारा, ठीक। तो ये जो बातें अभी दिया गया है आपको सेकंड पैराग्राफ में होगा, ठीक। तो आप लोग सेकंड पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स है भाई क्लास में। आपको इतना जो दिया गया हुआ है, बुक का नेम, चैप्टर का नाम, चैप्टर तो विष के दांत, एक क्वेश्चन तो भाई फिक्स है इंपोर्टेंट, विष के दांत कहाँ से लिया गया है, तो ये विष के दांत आलोचनात्मक ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से, विष के दांत, यहाँ आराम से यहाँ पर से डायरेक्ट लिख देते हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ से, आलोचनात्मक ग्रंथ से ये लिया गया है। तो इस बात को आप लोग आलोचनात्मक
ग्रंथ से लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहाँ से लिया गया है? आलोचनात्मक ग्रंथ से, जो कि नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक भाई, आप लोग को देख लेते हैं अच्छे से दिख रहा है या फिर नहीं? थोड़ा थोड़ा लगभग अच्छे से दिख रहा है। तो आलोचनात्मक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक, तो अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई। मेन पॉइंट यहाँ पर बन रहा था। अब भाई देखो, आलोचकों के अनुसार जो आलोचना करते हैं इनके बारे में, उनके अनुसार क्या है कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ मतलब कहानियां, ठीक, शिल्प मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, शिल्पकार, जैसे कि कोई आकृति बना रहे हो, मूर्ति जो बनाती है, कलाकार जो होता है मूर्ति बनाने का, उसे शिल्प कहा जाता है। ठीक, मूर्तियां बनाना या फिर छोटी छोटी आकृति मिट्टी के से बनाना, तो उसे शिल्प कहा जाता है। और जो शिल्प का काम करता है उसे शिल्पकार कहा जाता है। तो ये इन्होंने क्या किया था? वे कथ यानी कि कथ मतलब क्या हो जाएगा? कहानी, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। ठीक, ये नहीं कि ये जो है इन तमाम कौन कौन कथ्य, शिल्प, भाषा, इन सभी स्तरों पर क्या थे? नवीनता के आधार आग्रही लेखक थे। आग्रही मतलब आगे आने वाले लेखक थे। ठीक, उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। किनमें? नलिन विलोचन शर्मा जी में। ठीक, आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। जो आलोचना की गई है उस आलोचना में इनकी भाषा कैसी है? गठी हुई, संगठित और संकेतात्मक है। ठीक, इन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया। कौन? नलिन विलोचन शर्मा जी। और जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए, पुराने शब्द जो है पुनः आधुनिक साहित्य में आगे। ठीक, ये कहानी, जो कहानी अब हम पढ़ने वाले हैं, विष के दांत, वो अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। विष के दांत तथा अन्य कहानियां जो है, यह कहानी विष के दांत जो है, विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। भाई ये तो ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। और इसमें से जो है विष के दांत और अन्य कहानियां जो है कहाँ से ली गई? विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। भाई आप लोग को जब ऑप्शन आएगा तो विष के दांत पूछेगा, विष के दांत कहाँ से लिए? तो आप ऑप्शन में देखना है कि विष के दांत इतना होना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ तथा अन्य कहानियों से। ठीक, इतना बात लिख देगा तो वहां से। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, अभी तक नहीं पूछा गया, तो आप लोग को ज्यादा ठोस भी नहीं करना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो हो जाएगा। हालांकि इसको भी ज्यादा ध्यान में रखना नहीं है। ज्यादा दिमाग को चलाओगे, ज्यादा दिमाग में भरोगे तो क्या होगा? उबारने लगेगा। अभी बहुत कुछ भरना बाकी है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको लिया जाए। ठीक, तो अब चलिए, कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग, जो कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मध्यम वर्ग मतलब क्या? मिडिल क्लास के लोग, जो भीतर ही एक और सेंसाब जैसों की एक श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। ठीक, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी यानी कि थर्ड क्लास। ठीक, थर्ड क्लास जब आप मूवी देखते होंगे तो थर्ड क्लास, सेकंड क्लास की वहां पर जो है जिक्र किया जाता है किसी किसी मूवी में, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वो क्या है कि गिरधर लाल जो है वो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है, मतलब संघर्ष कर रहा है। संघर्षरत मतलब संघर्ष कर रहा है। यह कहानी जो है विष के दांत सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। मतलब समाज में क्या भेदभाव चलता है, समाज में क्या ऊंच नीच का भाव चलता है, इस बात को ये उजागर करते हैं।
भाई अभी आप 10th में हैं तो आपको पहला चैप्टर बताए उसमें भेदभाव का ज्यादा जिक्र हुआ और ये चैप्टर भी बता रहे हैं इसमें भेदभाव का। तो आप लोग नए पीढ़ी के लोग हुए तो भेदभाव नहीं करना है। तो चलिए भाई लोग लेखक परिचय हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसका जो है कहानी विष के दांत इसको 1 शॉट में खत्म करें। क्यों? क्योंकि लेखक परिचय हो गया तो लेखक परिचय थोड़ा अलग साइड रहने देते हैं क्योंकि इस लेखक परिचय से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो भाई लोग आपको जो लेखक परिचय हो गया। विष के दांत जो चैप्टर है कहानी उसको नेक्स्ट क्लास में 1 शॉट में किया जाएगा। तो चलिए भाई लोग तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम थोड़ा आज कम की क्लास और मुझे अफसोस नहीं है अगर जो बात हमने यहाँ पर पढ़ाया जितने बच्चे क्लास करें उसमें से एक भी बच्चा को समझ में आया तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो भाई लोग आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।